कल हम लोगों ने ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स का मस्ट वेलकम टू द सेशन। पिछली क्लास में आवाज़ जा रही है, थोड़ी कम आ रही है थोड़ा सा। पिछली क्लास में हम लोगों ने वैदिक चिंतन परंपरा के अंदर धर्मशास्त्र की परंपरा को कंप्लीट कर लिया था। अब हम अर्थशास्त्र की परंपरा में प्रवेश करने जा रहे हैं। कहने का मतलब कौटिल्य का चिंतन पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग कौटिल्य के बारे में इतिहास के अंदर भी पढ़े ही होंगे। तो अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। चाणक्य, विष्णुगुप्त, ये सब तमाम के नाम हैं। चैट बॉक्स ऑफ है क्या? यस, निखिल, हेमंत, माधव शाह, एक वेरी गुड मॉर्निंग टू यस, नेहा, राजरतन, स्वागत है आप सभी का। माधव कह रहे हैं कि साउंड कम आ रही है। अभी आने लगेगी थोड़ा सा। अभी साउंड कम आए तो अपने सिस्टम को भी एक बार रिफ्रेश कर लिया करिए। ठीक। आज हम लोग कौटिल्य का राजनीतिक चिंतन पढ़ेंगे। तो अलग अलग फेसेट में बांट लेते हैं। ये शाहिद, आई एम ऑल गुड, होप ऑल मस्ट ऑल्सो बी गुड। जतिन भी कह रहे हैं वॉइस बहुत कम आ रही है। कोई नहीं, आपकी चैट पे टेक्निकल टीम की बारीक निगाह रहती है। बस अपनी समस्या लिख दें, क्षण भर में हल हो जाए। देखिए, कौटिल्य के चिंतन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। देखिए, धर्मशास्त्र की परंपरा में भी राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत की बात की गई है, लेकिन वहाँ डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, दैवीय उत्पत्ति की बात की गई है। यहाँ पर दैवीय उत्पत्ति की बात नहीं की गई है, बल्कि सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी, सामाजिक समझौता सिद्धांत के माध्यम से। देखिए, सही में कम आ रही है। सामाजिक समझौता सिद्धांत के माध्यम से राज्य की उत्पत्ति की वकालत की गई है। एक एक चीज ध्यान से समझिएगा और बोर्ड वर्क को फॉलो करते हुए चलिएगा, है ना। इसके अलावे प्रजापालक राजा की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। किले ने प्रजापालक राजा की अवधारणा प्रस्तुत किया है। राज्य के आंतरिक शासन प्रशासन के संदर्भ में, राज्य के आंतरिक शासन प्रशासन के संदर्भ में इन्होंने भ्रष्टाचार पर अपना विचार प्रस्तुत किया है और ये भी बताया है कि कैसे भ्रष्टाचार पे काबू पाया जा सकता है। फिर इन्होंने परराष्ट्र नीति की बात की है, जिसको हम ओवरसीज पॉलिसी कहते हैं।
विदेश नीति कहते हैं, परराष्ट्र नीति, फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति। अब जहां तक विदेश नीति का सवाल है, विदेश नीति के अंदर हम जानेंगे इनके मंडल सिद्धांत के बारे में, षाडगुण्य नीति को समझेंगे, है ना। षाडगुण्य नीति के साथ साथ कूटनीति पर कौटिल्य के विचार को जानेंगे, और अंत में कौटिल्य तथा मैकियावेली के बीच तुलनात्मक अध्ययन को समझेंगे, क्योंकि पश्चिमी चिंतन परंपरा के अंदर मैकियावेली ऐसा विचारक है जो सबसे ज्यादा कौटिल्य के नजदीक है ना। तो कौटिल्य और मैकियावेली को जोड़कर सवाल पूछ दिया जाता है, तो हम लोग यहां बात करेंगे कौटिल्य तथा मैकियावेली के मध्य तुलना। तो इन्हीं 4-5 हेडिंग्स के अंदर लोग कौटिल्य के राजनीतिक चिंतन को समझेंगे। सलाम बालाजी, ठीक है। कासिम, अनु, अभी तक कुछ नहीं बताए हैं, बस शुरुआत किए हैं। इसको लिख लीजिए जो स्लाइड पे दिख रहा है। कुल 5 फेसेट्स के अंदर बांटकर हम लोग कौटिल्य को समझने जा रहे हैं। ये पहला फेसेट होगा, दूसरा फेसेट, तीसरा, चौथा और 5वां। अच्छा, नोट्स यूनिट 2 और 3 का नहीं आया है, आप लोगों को मिल गया है? तो आप लोगों को भी मिल जाना चाहिए। 1 और 2 का मिला है तो भी मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पहले फेसेट से शुरुआत करें, राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। देखिए, अर्थशास्त्र में कौटिल्य लिखते हैं कि राज्य की उत्पत्ति से पहले की जो अवस्था थी वो बेहद अराजक अवस्था थी, है ना। राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की अवस्था को क्या बोलते हैं? राज्य पूर्व अवस्था। राज्य पूर्व अवस्था अराजक अवस्था थी। आप यूं कह लीजिए कि जिसकी लाठी उसकी भैंस की परंपरा कायम थी। आप चाहें तो इसे कह सकते हैं मत्स्य न्याय का सिद्धांत था। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ ओशन, मत्स्य न्याय का सिद्धांत। मत्स्य न्याय कहता है कि बड़ी मछली अगर छोटी मछली को निगल जाए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, समुद्र का यही नियम है ना। तो मत्स्य न्याय का सिद्धांत कायम था। आप कह सकते हैं कि लोगों के जीवन का कोई भरोसा नहीं था, है ना।
आपके पास अभी अगर कुछ है तो अगले पल वो रहेगा कि नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो डोमिनेंट होगा, जो प्रभावशाली होगा, वो आपस में वो आपसे छीन लेगा। और अगर वो छीन लेता है तो छीनी गई वस्तु फिर किसकी होगी? उसी की होगी। अब इससे परेशान होकर लोगों ने आपस में समझौता किया। मतलब लोग ईश्वर के पास नहीं गए कि भाई आप राज्य का गठन कर दीजिए या राजा नियुक्त कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे परेशान होकर लोगों ने आपस में सामाजिक समझौते के तहत राजा नियुक्त किया। मतलब किसी व्यक्ति को राजा बना दिया गया और कहा गया यह व्यक्ति ठीक तरीके से अपना राजकाज चला सके, इसके लिए आम जनमानस इसकी मदद करेगा। और कैसे करेगा? लोगों ने कहा कि हम जो भी कृषकीय गतिविधियों से उत्पादन करेंगे, जो भी अन्न का उत्पादन करेंगे, उसका 1/6 पोर्शन आपको दे देंगे, है ना। ये कहा गया। तो किसानों की तरफ से यह कमिटमेंट किया गया। उत्पादन का 1/6 हिस्सा किसको दे दिया जाएगा? राजा को। व्यापारियों ने कहा कि हम जो व्यापार व्यवसाय करेंगे उसका 1/10 हिस्सा राजा को दे देंगे, मतलब लाभ का 1/10 पार्ट। व्यापारी अपने मुनाफे का, हाँ, 1/10 हिस्सा किसको दे देंगे? राजा को दे देंगे। इसके अलावे भी जिनके पास रत्न, आभूषण, जवाहरात, गहने अगर हैं तो उसमें मात्रा निर्धारित नहीं की गई, लेकिन स्वेच्छा से वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। लोगों ने रत्न, जवाहरात, आभूषण इत्यादि के माध्यम से योगदान देने की पेशकश की। ठीक है। और इसी तरह, इसी सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप 7 अंगों से युक्त सप्तांग राज्य का उदय हुआ। 7 ऑर्गन स्टेट का उदय हुआ। अब जाहिर सी बात है, सप्तांग राज्य इनके लिए कोई नई अवधारणा नहीं थी, है ना। ये तो मनु ने भी ये प्रस्तुत किया था, है ना। बट मनु ने जो प्रस्तुत किया था वो बेसिकली
डिवाइन ओरिजिन का सहारा लिया था। दैवीय उत्पत्ति के माध्यम से कौटिल्य सप्तांगी राज्य को स्थापित करने के लिए दैवीय उत्पत्ति की बात नहीं करते। इनका कहना है कि लोगों ने आपस में समझौता करके इस राज्य की नींव रखी, है ना। अब देखो, ये जो सप्तांगी राज्य था, आखिर इसके सातों अंग कौन कौन से थे? अगर आप लिख लिए हो तो मैं स्लाइड चेंज करूं। कोडवर्क को फॉलो करते चलिए, एक एक चीज को ध्यान से समझते चलिए, फिर बाद में जब इसे डिक्टेट करा दूंगा तो किसी भी टॉपिक में आपको कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं ना कि कनेक्ट करने में दिक्कत हो रही है। दिक्कत इसीलिए होती है कि वो सिलसिलेवार तरीके से क्लास को फॉलो नहीं कर पाते। देखिए, सप्तांगी राज्य, सप्तांगी राज्य के 7 अंग हैं। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड, मित्र, है ना। ये किसका सप्तांगी राज्य है? कौटिल्य का। अच्छा, कल हम लोगों ने मनु का भी सप्तांगी राज्य पढ़ा था। भाई, मनु के सप्तांगी राज्य के अंदर आपने क्या पाया था? स्वामी, अमात्य, बताइए जनपद की जगह उन्होंने क्या लिखा था? राष्ट्र। बहुत बढ़िया। दुर्ग की जगह, हाँ, पूर्व। और सब सेम था, कोश, दंड और मित्र। अब देखिए, पहला अंतर तो मनु के सप्तांगी राज्य और कौटिल्य के सप्तांगी राज्य के अंदर पहला अंतर आप ये पा रहे हैं जो आपके सामने है। दूसरा अंतर, मनु ने राज्य के इन सातों अंगों को एक समान दर्जा प्रदान किया। समझ रहे मेरी बात? यानी मनु के अनुसार देखा जाए, जितना महत्व स्वामी का है उतना ही महत्व अमात्य का है, उतना ही महत्व राष्ट्र का है, उतना ही महत्व पुर का है, उतना ही महत्व कोश का है, उतना ही महत्व दंड का है, उतना ही महत्व मित्र का है। अभी सबका मतलब मैं बताऊंगा आपको। दूसरी बात, अगर कौटिल्य की बात करें तो कौटिल्य ऐसा नहीं करते। कौटिल्य कहते हैं कि लेफ्ट से राइट जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, राज्य के अंगों का महत्व घटता जाएगा। यानी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? स्वामी। दूसरे नंबर पे अमात्य। फिर बारी आती है जनपद। फिर बारी आती है दुर्ग। फिर कोश। फिर दंड। और लास्ट में मित्र। दूसरा अंतर आपने देखा? अब यहीं पर लगे हाथ
हम आधुनिक राज्य की भी बात कर लेते हैं ताकि बेहतर तुलनात्मक अध्ययन कर पाए। बताइए, आधुनिक राज्य के कितने अंग हैं? बताओ। भूगोल है ना, जनसंख्या, सरकार, क्योंकि राष्ट्र के यही तीन अवयव हैं। और जब राष्ट्र के साथ संप्रभुता जुड़ जाती है तो राष्ट्र किस में तब्दील हो जाता है? राज्य में। तो संप्रभुता। लेकिन सैद्धांतिक रूप से देखा जाए, किसी भी राज्य के ये जो चारों अंग हैं, क्या चारों अंगों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है? नहीं किया गया है। क्या यह बताया गया है कि चारों अंगों में कौन सा अंग अधिक महत्वपूर्ण है, कौन सा उससे कम महत्वपूर्ण है? ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। ठीक है, अब देखें, यहां जो स्वामी का अभिप्राय है, स्वामी का संबंध शासक से है। स्वामी मतलब शासक, अमात्य मतलब मंत्री और नौकरशाह, ब्यूरोक्रेट्स, है ना। ये दोनों क्या कहलाते थे? अमात्य। जनपद का मतलब लैंड एंड पॉपुलेशन, दोनों का संबंध किससे था? जनपद से था, है ना। जनपद मतलब भूभाग तथा उस भूभाग में निवास करने वाली जनसंख्या। ध्यान रखिएगा इसको। दुर्ग, हर देश की बाउंड्री लाइन होती है कि नहीं, सीमा रेखा, है ना। तो दुर्ग का मतलब एक तरह से कह सकते हैं बाउंड्री लाइन, सीमा। कोष का मतलब ऐसी बात है, खजाना, फंड। हाँ, खजाना। दंड का मतलब राज्य की उत्पीड़क संस्थाएं, पुलिस, मिलिट्री, ये सब, सेना, सेना, जासूस इत्यादि। और मित्र का मतलब, यहां मित्र का संबंध मित्रवत पड़ोसी देश से है। हर देश का कोई ना कोई मित्र देश होता है जिससे अच्छे संबंध होते हैं। मित्रवत देश कह लीजिए। अमूमन ये मित्रवत देश कौन होते थे? पड़ोसी देश होते थे। हालांकि दूर दराज के देश भी मित्र हो सकते हैं। और रूस आपका कौन सा पड़ोसी है, लेकिन मित्र रहा है। ठीक है, अब अगर हम आधुनिक राज्य से कौटिल्य के सप्तांगी राज्य की बात करें, तो बताइए आपको कौन सा राज्य सिद्धांत अधिक समृद्ध प्रतीत होता है? कौटिल्य 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 7 अंगों से युक्त एक वेल डिफाइंड स्टेट थ्योरी देते हैं। और हम जिस राष्ट्र राज्य की बात करते हैं, ये बेसिकली 15वीं सदी के मध्य की परिघटना है। 15वीं क्या, 17वीं कह लीजिए। 1648 ईस्वी, तो 17वीं सदी। आधुनिक राज्य सिद्धांत, इसके तहत हमने राज्य के 4 अंगों की वकालत की है। ये चारों अंग 1648 ईस्वी की वेस्टफिलिया की संधि के बाद राष्ट्र राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की गई, आपने पढ़ रखा है इसे। और उसके तहत 4 अंगों से युक्त आधुनिक राष्ट्र राज्य की परिकल्पना व्यक्त की गई। अब जरा सोचें, लगभग 2200-2300 वर्ष पहले कौटिल्य राज्य से संबंधित कितना समृद्ध सिद्धांत देते हैं। दुर्ग का मतलब अगर आधुनिक भाषा में समझें श्वेता, तो सीमा रेखा। और उन दिनों की भाषा में समझें तो फोर्टिफाइड कैपिटल। फोर्टिफाइड मतलब किला युक्त राजधानी, है ना। किला, किला क्या क्या होता है? किला बेसिकली बाउंड्री ही तो होती है ना। तो
अगर मान लो कि आधुनिक राज्य से कौटिल्य के राज्य की तुलना करें, ये तो आपको सुस्पष्ट है कि भाई कौटिल्य के राज्य सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है स्वामी? आधुनिक राज्य सिद्धांत में सबसे अधिक महत्व किसको दिया जाता है व्यवहार में? सिद्धांततः कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है, लेकिन व्यवहार में आपको नहीं लगता संप्रभुता को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? तो आधुनिक राज्य सिद्धांत से आप चाहें तो संप्रभुता को किससे कनेक्ट कर सकते हैं? स्वामी से। संप्रभुता को स्वामी से। अच्छा, सरकार से किसको कनेक्ट करेंगे? आपको नहीं लगता अमात्य से? वर्तमान में देखिए, मंत्री और नौकरशाह यही तो शासन प्रशासन का दायित्व संभालते हैं, और जो शासनिक प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करे वही सरकार है। समझ रहे मेरी बात? तो सरकार की तुलना हम किससे कर सकते हैं? अमात्य से। अच्छा, भूगोल और जनसंख्या इन दोनों को कौटिल्य अपने सप्तांगी राज्य में राज्य के एक ही अंग के अंदर समाहित कर लेते हैं, और वो अंग कौन सा है? जनपद। है ना? पुर और दुर्ग एक ही चीज है, प्रिंस। है ना? मनुपुर कहते हैं, देखिए लिखा हो ना इसको, मनु का सप्तांग राज्य। मनु का सप्तांग राज्य यही है ना? ये किसका सप्तांग राज्य है? कौटिल्य का। दोनों का तुलनात्मक अध्ययन आपको बता रहा था। और ऊपर वाला कौन सा है? आधुनिक राज्य सिद्धांत। तो एक साथ आप तीनों को समझ सकते हैं। थोड़ा जिगजैग हो गया है, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे। हाँ। तो आधुनिक राज्य की तुलना में हम दावे के साथ कह सकते हैं कि कौटिल्य का राज्य सिद्धांत अधिक समृद्ध प्रतीत होता है, क्योंकि कौटिल्य के सप्तांगी राज्य में राज्य के तीन ही अंगों के अंदर पूरा आधुनिक राज्य समा जा रहा है। इसके अलावे कौटिल्य के सप्तांगी राज्य में अतिरिक्त अंग कौन से हैं? दुर्ग, कोश, दंड, मित्र। बताइए, किसी भी राज्य के लिए क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है? है। और कौटिल्य उन दिनों प्राचीन काल में इनकी अहमियत को समझ रहे थे। हाँ। नहीं, उसको भूगोल से नहीं करते, वो फोर्टिफाइड कैपिटल के लिए इस्तेमाल होता था। हाँ। हाँ, कोष तो राजस्व वगैरह जो भी खजाना कह लीजिए। नहीं, उसको सरकार से कैसे कनेक्ट करेंगे, वो अलग चीज है। अब चूंकि इन्होंने बड़े विस्तार से बताया है, अब आधुनिक राज्य सिद्धांत के अनुसार कहें तो ये सब सरकार की निगरानी में होते हैं, तो आप जोड़ सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जितनी विधिवत व्याख्या होनी चाहिए, आपको नहीं लगता कि कौटिल्य के राज्य सिद्धांत में विधिवत व्याख्या की गई है ना? अब देखो, हमें यहां मनु से कोई लेना देना नहीं है, बहरहाल आधुनिक राज्य से भी कोई लेना देना नहीं है। हम किसकी बात करने जा रहे हैं? कौटिल्य के सप्तांगी राज्य की। और एक बात तो तय हो गई कि सप्तांगी राज्य में सबसे अधिक महत्व इन्होंने किसको दिया है? स्वामी को। स्वामी को। अब हेडिंग डालिए, कौटिल्य का स्वामी। कौटिल्य का स्वामी। शाहिद, नेहा, हेमंत। देखो जी, कौटिल्य का जो स्वामी है यह बेहद ताकतवर है। बेहद ताकतवर है। यथार्थवादी चिंतक होने के नाते कौटिल्य ने
राज्य को जनता की तुलना में अधिक महत्व दिया है। और ध्यान रखिएगा, जहां भी राज्य को जनता की तुलना में अधिक महत्व दिया जाएगा, वहां शासक शासित की तुलना में महत्वपूर्ण हो ही जाएगा। समझ रहे मेरी बात? इसी मुद्दे पर या इसी पक्ष को ध्यान में रखते हुए विंसेंट आर्थर स्मिथ, बीए स्मिथ जैसे विचारकों का कहना है कि कौटिल्य प्राच्य निरंकुशतावाद का जनक है। कौटिल्य, प्राच्य का मतलब होता है पूर्वी, यानी पूर्वी चिंतन परंपरा में निरंकुशतावाद का जनक अगर कोई है तो कौन है? कौटिल्य है। तो कौटिल्य प्राच्य निरंकुशतावाद का जनक है। यानी पूर्वी चिंतन परंपरा में यह राजा को निरंकुश बनाने की परंपरा का इजाद करता है। कौटिल्य पर यह आरोप लगाया जाता है। सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में कौटिल्य का स्वामी निरंकुश है? तो प्रूफ करना होगा ना। हाँ। अब हेडिंग डालिए, क्या वास्तव में प्राच्य का मतलब क्या होता है? नेहा पूछ रही है। प्राच्य का मतलब पूरब। तो भारतीय चिंतन पूर्वी चिंतन परंपरा का अंश माना जाता है ना। हमने शुरुआत में ही आप लोगों को बताया होगा कि पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के चिंतकों के द्वारा प्रस्तुत चिंतन को हम मूल रूप से पश्चिमी चिंतन कहते हैं। और उसके अलावे शेष दुनिया के अंदर किसी भी हिस्से से कोई चिंतक अपना चिंतन प्रस्तुत करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्राच्य चिंतन, पूर्वी चिंतन। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में कौटिल्य का स्वामी निरंकुश है? जवाब होगा, देखिए, कुछ इतिहासकारों ने कुछ इतिहासकारों ने ऋणाचार क्या होता है मुझे नहीं मालूम है। ऋणाचार क्या होता है? ये ऋणाचार कहाँ से आपके दिमाग में आ गया? टॉपिक पर कंसंट्रेट करिए और ध्यान से इसको समझिए। आप उलूल जुलूल बातें बहुत करते हैं अभिषेक। एक बार शायद को ब्लॉक कर दिया गया था तो बड़े परेशान थे। ये पॉलिटिकल साइंस की क्लास है, कूड़ादान नहीं है कि कहीं से भी कूड़ा उठाए और फेंक दिए। निर्गुण का क्या मतलब होता है? तो हम निर्गुण और सगुण आपको पढ़ा रहे हैं नहीं। तो देखो, केपी जायसवाल, ए सल्टेकर, एल वासम जैसे
इतिहासकारों ने यह माना है कि कौटिल्य का स्वामी निरंकुश नहीं था। निरंकुश का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड यानी जिस पर किसी का नियंत्रण ना हो। कौटिल्य का स्वामी निरंकुश नहीं था, यानी उस पर तमाम प्रकार के अंकुश लगे हुए थे। जैसे आपको बताऊं, एस अल्टेकर कहते हैं अर्थशास्त्र में स्वामी के लिए यानी शासक के लिए एक बेहद सुनियोजित तथा संयमित दिनचर्या का उल्लेख है ना। तथा सात्विक दिनचर्या का उल्लेख है। अल्टेकर महोदय कहते हैं कि ऐसी दिनचर्या, मतलब इस तरह की दिनचर्या का जो भी अनुपालन करेगा वो कभी निरंकुश हो ही नहीं सकता। और फिर यह बताते हैं कि स्वामी को प्रातः उठ जाना चाहिए, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। उठने के बाद नित्य क्रिया से निपटने के उपरांत उसे क्या करना होगा? नित्य क्रिया से निपटने के उपरांत वो सबसे पहले पूरे दिन की शासन प्रशासन की क्या कार्य योजना होगी उसके संबंध में अपने मंत्रियों से मंत्रणा करेगा, है ना, कि आज पूरे दिन क्या कुछ नया किया जाना है ना। प्लस पिछले दिन जो कुछ भी हुआ है उसकी रिपोर्ट सुबह सुबह लेगा, है ना। दोपहर के समय में वो बेसिकली राज्य के पदाधिकारियों से मुलाकात करेगा, प्लस आम जनता की समस्याएं सुनेगा। एक तरह से कह लीजिए जनता दरबार। शाम का समय उसका निजी समय होगा जिसमें वो खेल कूद मनोरंजन इत्यादि कर सकता है। तो कौटिल्य ने अपने स्वामी को पूरे दिन राजकाज से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न रखा है। यह मान्यता है कि इस दिनचर्या का अनुसरण करने वाला शासक निरंकुश नहीं हो सकता। केपी जायसवाल कहते हैं कि शासक के लिए मंत्रिपरिषद हुआ करती थी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही शासक शासनिक निर्णय लिया करता था। समझ रहे मेरी बात? और केपी जायसवाल ने तो अर्थशास्त्र में वर्णित मंत्रिपरिषद की तुलना आधुनिक ब्रितानी मंत्रिपरिषद से कर रखी है कि आज जो हम ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर मंत्रिमंडल पाते हैं, यह मंत्रिमंडल हूबहू वैसा ही है जैसा कौटिल्य ने अपने समय में अर्थशास्त्र के अंदर मंत्रिमंडल को लेकर परिकल्पना व्यक्त की। तो उन्होंने अर्थशास्त्र में वर्णित मंत्रिमंडल की तुलना किससे कर डाली? आधुनिक ब्रितानी मंत्रिमंडल से। तो इससे प्रमाणित होता है कि वह निरंकुश नहीं हो सकता। प्लस
इन सभी इतिहासकारों ने यह माना है कि अर्थशास्त्र में प्रजापालक राजा के आदर्श को प्रकट किया गया है। अर्थशास्त्र में इस तरह के राजा के आदर्श को प्रकट किया गया है, प्रजापालक प्रजापालक राजा के आदर्श को। और कई अवसरों पर यह उल्लेखित है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही राजा का हित है। अब बताइए, इस मूल मंत्र को अपनी जेहन में रखते हुए अगर शासक शासन सत्ता का संचालन कर रहा हो तो क्या आप उसे निरंकुश कहेंगे? नहीं, आप उसे निरंकुश नहीं कह सकते, है ना। प्लस प्लस अर्थशास्त्र के अंदर जहां एक तरफ कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रकट किया गया है, वहीं दूसरी तरफ चाक चौबंद कानून व्यवस्था के क्रियान्वयन तथा अनुपालन की भी बात की गई है कि भाई कानून व्यवस्था का कुशलतापूर्वक क्रियान्वयन होना चाहिए और सभी ईमानदारी से उसका अनुसरण करें, ऐसा सुनिश्चित हो। वसीम का कहना है कि क्या ये सब लिखना है? बिल्कुल जी, हम तो डे वन से बोले आ रहे हैं, जो भी मैं बोर्ड वर्क करूं आप साथ साथ लिखते चलिए ना। जब शुरुआत में आप लोग लिखते नहीं हैं और फिर जब मैं डिक्टेट कराता हूं तो कनेक्ट नहीं कर पाते कि सर क्या लिखवा रहे हैं। बोर्ड वर्क को फॉलो करते चलिए, मेरी बातों को सुनने के साथ साथ बोर्ड पे मैं जो भी लिखूं इसको लिखते चलिए, है ना। एक समय आएगा कि जब अपने नोट्स को आप 3-4 बार रिवाइज कर चुके होंगे तो भाषाई रूप से लिखी चीजों को बाद में रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल यही रफ वर्क फॉलो कर लेंगे, पूरा लेक्चर रिवाइज हो जाएगा, है ना राहुल। चाक चौबंद कानून व्यवस्था के क्रियान्वयन तथा अनुपालन की वकालत की गई है और इसे एक पार्टिकुलर सिद्धांत के माध्यम से समझाया गया है। वो सिद्धांत क्या है? योगक्षेम का सिद्धांत, योगक्षेम का सिद्धांत, है ना। तो देखिए, योगक्षेम के सिद्धांत के अंतर्गत सबसे पहले हम योग का मतलब समझने का प्रयास करेंगे और फिर जानेंगे कि क्षेम का क्या मतलब है। योग का मतलब है हर उन चीजों को प्राप्त करने की कोशिश करना जिसे
अभी तक प्राप्त नहीं किया जा सका है। यानी आपके इलाके में सड़क मार्ग विकसित है तो कोशिश करिए कि रेल मार्ग भी विकसित हो जाए, है ना। लोगों को हमने लोगों को हमने पर्याप्त शैक्षणिक सुविधाएं मुहैया करा रखी है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं में अभी भी कमी रह गई है। क्या करेंगे हम? स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश करेंगे। भाई कल्याणकारी राज्य यही करता है ना, भाई जनता के सभी वर्गों के कल्याण का ख्याल रखना और उसमें भी उन वर्गों के कल्याण को अतिरिक्त वरीयता देना जो वंचना के शिकार हैं। चाक चौबंद का मतलब होता है वेल टू डू, मतलब विधिवत, है ना। नहीं नहीं, राजा को मंत्रिपरिषद की सलाह लेना जरूरी था श्वेता। आप खुद कयास लगा सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो मंत्रिपरिषद था उसका प्रधानमंत्री कौन है? कौटिल्य है ना। तो कौटिल्य इस तरह की व्यवस्था तो रखेगा ही रखेगा। चाक चौबंद का मतलब दुरुस्त। राहुल कह रहे हैं क्या कौटिल्य का स्वामी मौर्य थे? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ही तो, मतलब उन्हीं को तो राजा मानते हैं वो, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने लिखा है, सीधी सी बात है। तो दूसरों पर भी लागू होता है। शाहिद शाहिद कह रहे हैं कि हिस्ट्री में ये सब पढ़े हैं। मैं तो शुरुआत में ही कहा कि ये सारी चीजें आप इतिहास में पढ़े होंगे, इतिहास में पढ़ना होता है। हाँ हाँ, देखिए बता रहे हैं गवर्नेंस में भी पढ़े हैं। गवर्नेंस में भी पूछता है ना कि आधुनिक जो भारत सरकार है ये प्राचीन भारतीय चिंतन से क्या कुछ सीख सकती है। यहाँ जो भी आप पढ़ा रहे हैं वो सब इतिहास में, इसका मतलब एंशियंट हिस्ट्री चल रही होगी वसीम। वहाँ आप और विस्तार से पढ़ेंगे, हम लोग तो केवल राजनीतिक चिंतन पढ़ रहे हैं ना, हम यहाँ प्राचीन भारत का इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ लेकिन वहाँ पर सप्तांगी राज्य सिद्धांत आपको नहीं पढ़ाया जा रहा होगा, मंडल सिद्धांत नहीं पढ़ाया जा रहा होगा, काटगुण्य नीति नहीं पढ़ाई जा रही होगी। है ना। गवर्नेंस तो जनरल स्टडीज पेपर 2 में है अभिषेक। वो बता रहे हैं कि गवर्नेंस की क्लास में योगक्षेम पर चर्चा हुई होगी तो कल्याणकारी राज्य सिद्धांत को प्राचीन चिंतन से कनेक्ट करते हुए बताया गया होगा। बिल्कुल, राजा पर नैतिक मूल्यों का अंकुश था, है ना। हाँ, चाणक्य को ही कौटिल्य कहते हैं। चलो, तो योग का मतलब हर उन चीजों को प्राप्त करने की कोशिश करना जिन्हें अभी तक प्राप्त नहीं किया जा सका है। तो आप कह सकते हैं कि यहीं से कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रकट होती है। यहीं से कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रस्फुटित होती है। दूसरी बात, क्षेम। क्षेम का सीधा मतलब है कि जो प्राप्त हो चुका है उसे बनाए रखना। जो प्राप्त हो चुका है उसे
बनाए रखना। तो बताओ यहां से कौन सी अवधारणा प्रकट होती है? चाक चौबंद, कानून व्यवस्था की तरफ इशारा किया गया है। सलाम, बिल्कुल सही कहा आपने। इसके मतलब जो प्राप्त हो चुका है उसे बनाए रखना, यानी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। इनडायरेक्टली लॉ एंड ऑर्डर की तरफ ही तो इशारा है। जरा सोचे, जो अर्थशास्त्र योगक्षेम सिद्धांत की बात कर रही है, आपको लगता है कि राजा को निरंकुश होने देगी? नहीं होने देगी। रफिक, हाँ। इसके अलावा आपको बताऊं, राजा के लिए अर्थशास्त्र में, यानी स्वामी के लिए अर्थशास्त्र में कई प्रकार के कल्याणकारी कार्यों का उल्लेख है। जैसे कहा गया है, भाई जो वंचित हैं, असहाय हैं, है ना, किसी निर्योग्यता के शिकार हैं, तो राजा उनकी देखभाल करे। कहने का मतलब कि राज्य के माध्यम से उन्हें सुरक्षा व सुविधाएं मुहैया कराई जाए। और केवल आम जनता नहीं, बल्कि जीव जंतुओं के लिए भी राज्य की तरफ से बेहतर व्यवस्था की जानी चाहिए। जैसे गर्मी के समय में अलग अलग जगहों पर पानी की व्यवस्था करना, है ना, आप कह सकते हैं शेल्टर की व्यवस्था करना, आश्रय की व्यवस्था करना, इन तमाम चीजों की बात की गई है। सलाम सौरभ, रफीक, समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, हाँ बिल्कुल। मतलब जन कल्याण से संबंधित, जैसे मान लीजिए किसानों के लिए, है ना, सिंचाई की व्यवस्था करना, उन्हें अगर मान लीजिए कहीं सूखा पड़ गया तो वहां पर सस्ते दर पे बीज की व्यवस्था करना या मुफ्त में, ये सारी चीजें जो आज भी होता है। कहने का मतलब कि जन कल्याण से संबंधित कार्यों को बढ़ावा दिया जा रहा था। जो बूढ़े हैं, अपंग हैं, अनाथ हैं, उनके लिए राज्य उनकी सुरक्षा का दायित्व उठाता था, उनकी देखरेख का दायित्व उठाता था। प्लस ध्यान रखना, जहां निरंकुशता होगी वहां भ्रष्टाचार बढ़ेगा। और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के अंदर राज्य के आंतरिक शासन प्रशासन के परिप्रेक्ष्य में भ्रष्टाचार पर काफी बारीकी से विचार प्रकट किया है और ये बताया है, शासक को यानी स्वामी को कभी भी अपने कर्मचारियों पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। और उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे अगर किसी व्यक्ति की जिह्वा पर शहद और जहर की एक दो बूंद डाल दी जाए और वो व्यक्ति कहे कि हमने स्वाद नहीं लिया, यह यकीन करना कुछ वैसा ही है जैसे राजा अपने कर्मचारियों पर यकीन कर ले कि उसका कर्मचारी भ्रष्ट। एक जगह कौटिल्य कहते हैं कि समुद्र में विचरण करने वाली मछली के गले के अंदर, हलक के अंदर जल की एक भी बूंद न जाए, इस बात को यकीन करना उतना ही कठिन है। मतलब जितना कठिन है, लगभग उतना ही कठिन है यह मान लेना कि राजा अथवा राज्य का कर्मचारी भ्रष्टाचार ना करे। अगर आप ये मान लेते हैं कि समुद्र में विचरण करने वाली मछली के हलक के अंदर जल की एक भी बूंद नहीं जा सकती, चलिए हम ये भी मान लेंगे कि राजा का कर्मचारी भ्रष्ट नहीं है। लेकिन क्या आप ऐसा मानेंगे कि समुद्र में विचरण करने वाली मछली के हलक में जल की एक भी बूंद नहीं जाएगी? आपकी जिह्वा पे शहद की दो तीन बूंदे गिराई जाए और फिर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका स्वाद मिला कि नहीं, और आप कहें कि नहीं कोई स्वाद नहीं मिला। अगर इस बात को मानने वाला मान ले, चलो भाई ये भी मान सकते हो कि राजा का कर्मचारी भ्रष्ट नहीं होगा।
लेकिन क्या वह ऐसा कोई मानेगा? नहीं मानेगा। तो मिला जुला के उन्होंने साफ साफ ये बताने का प्रयास किया है कि राज्य के जो कर्मचारी होते हैं वो किसी न किसी रूप में भ्रष्टाचार करेंगे। इसमें आदर्श मूलक सोच नहीं है कौटिल्य की, सीधे सीधे यथार्थवादी है। वो मान लेते हैं कि कर्मचारी घूसखोर होंगे। तो अब क्या उपाय है भाई घूसखोरी पर अंकुश लगाने के? तो इसके लिए उन्होंने विसल ब्लोअर्स की व्यवस्था की, है ना। तब ठीक कह रहे हैं कि सर तुमने नहीं, आपने कौन सी तपस्या की है, पॉलिटिकल साइंस को मौजवानी समझा देते हैं बिना नोट्स के। रफीक संभवतः हरियाणा से होंगे या पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। ठीक है। खैर मैं आपकी भावनाओं का एहसास कर सकता हूँ, शब्दों में क्या रखा है। चलिए हम जैसे भी समझाएं, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि आपको चीजें ठीक से समझ में आ रही है कि नहीं। रफीक, वसीम। ठीक है जी। हाँ, चलिए अब टॉपिक पे आ जाते हैं। तो कहने का मतलब कि अर्थशास्त्र के अंदर इतनी सारी चीजें उल्लेखित है। जैसे बताते हैं कौटिल्य, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने के लिए सूचक की व्यवस्था करना। सूचक समझ रहे हैं? अरे वही जो आगे चलकर मुनिहात मुनिहा ये सब कहलाए। अरे आज का विसल ब्लोअर, पोल खोल अभियान चलाने वाले। पोल खोल कि कहीं भ्रष्टाचार की भनक लग गई, मामला उछाल दिया। विसल ब्लोअर्स, है ना। अब होता क्या है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने वालों को तमाम प्रकार की धमकियां मिलती है। भाई उन्हें कैसे बचाया जाए? अच्छा, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करना भी आवश्यक है। कासिम कासिम करेंगे सर ग्रीन टी पीते हैं। नहीं जी, मैं ठेठ देसी आदमी हूं, मुझे ग्रीन टी पसंद नहीं आता। तो बेसिकली वही देसी स्टाइल का चाय, दूध और ठीक ठाक मिठास से युक्त। और ये मौका घर से बाहर मिल पाता है क्योंकि घर में पाबंदी है कि आप मीठा का कोई भी आइटम नहीं ले सकते। हमारे घर में अगर मिठाइयाँ भी आ जाएं तो घर से बाहर कर दिया जाता है मिठाई को। हम क्या करते हैं, कभी कभी मौका पाकर एक दो डब्बा उठा के अपने बैग में डाल लेते हैं और निकल लेते हैं। घर के बाहर कुछ लोगों के साथ मिलकर ही खा लेंगे। मीठा पसंद आदमी हैं। समस्या ये है कि जब आप उम्र के एक दौर में आते हैं जहाँ सेहत का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, इन चीज़ों से मोह भंग करना होता है। और मैं स्वभावतः पेटू टाइप का आदमी हूँ। मिठाई, समोसे, चाट बड़े प्रिय रहे हैं मेरे, अभी भी प्रिय हैं। कल या परसों किसी ने मुझे मैसेज किया, सर ये मिठाइयाँ हमें भी मिलेंगे कि नहीं, तुमने किया था। फिर बाद में उठा लिया था। तुम लोगों के लिए मिठाई लाए हैं, ये कहते हुए कि तुम्हारे लिए ले जा रहे हैं, बट इसमें मेरा भी हिस्सा है। चलो जी। हाँ, कहें। अरे कोई नहीं, त्योहार देखो, त्योहार का जो एक हिस्सा है खाने पीने वाला, इसको तो हर हाल में मनाओ।
हाँ बिल्कुल, और क्या। भाई मेरे घर में हर त्योहार मनाए जाते हैं, और सारे त्योहार का एक पक्ष मनाया जाता है, जो फूडिंग वाला पक्ष है। नहीं नहीं, चुपके चुपके से नहीं, ये कहते हुए भाई बच्चों को मिठाई खिलानी है, घर में कोई खाने वाला नहीं, खाने वाला मैं, तो मेरे ऊपर रोक। वैसे मैं कम ही खाता हूँ। आजकल बड़ा बुरा हाल है। कुछ आपको कोई बीमारी ना हो तो डायबिटीज तो निकल ही जाए। हालांकि मैं डायबिटिक नहीं हूँ, लेकिन हर बार डॉक्टर कहता है कि आप बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर इस चक्कर में काम गड़बड़ हो जाता है। चलिए, शाहिद। तो भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने के लिए तमाम, मतलब, प्रविधियां सुझाई गई हैं अर्थशास्त्र में। जैसे कर्मचारियों का नियमित अंतराल पे तबादला हो, है ना, रेगुलर इंटरवल पे उनका तबादला किया जाए। आज का जो शक्ति पृथक्करण की अवधारणा आप पाते हैं, भाई शासन के भिन्न भिन्न अंग अपने अपने दायरे में रहते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे, है ना, और अपने दायित्वों का निर्वहन करते समय भी शासन के विभिन्न अंगों के मध्य अवरुद्ध तथा संतुलन का सिद्धांत जारी रहेगा। कहने का मतलब कि कोई भी अंग अनियंत्रित होकर अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करेगा। अब जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ संसद कोई कानून बनाए, और पता चला कि कानून बनाने के दौर में संसद अपने दायरे का अतिक्रमण कर चुकी है, यानी जो कानून बनाने की उसकी अधिकारिता थी, अधिकार क्षेत्र था, उस क्षेत्र से बाहर जाकर उसने कानून बनाया, तो बताइए न्यायपालिका उस पर अंकुश लगा देती है कि नहीं? उस कानून की समीक्षा करेगी, और चूंकि वो कानून संविधान सम्मत नहीं होगा इसलिए उसे खारिज कर देगी। इसे कहते हैं चेक्स एंड बैलेंस, अवरुद्ध व संतुलन। अब मान लीजिए न्यायपालिका में बैठा हुआ कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए न्यायाधीश अगर करप्शन करता है, तो संसद फिर महाभियोग जैसी प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए उसे पद से हटाने की पेशकश कर सकती है राष्ट्रपति के सामने, और फिर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होते ही वो अपने पद से हटा दिए जाएंगे। यह है चेक्स एंड बैलेंस। अब सोचिए, इस तरह के चेक्स एंड बैलेंस यानी अवरुद्ध व संतुलन की अवधारणा कौटिल्य ने भी आंतरिक शासन प्रशासन के परिप्रेक्ष्य में उन दिनों दे रखी थी। समझ रहे मेरी बात? उन दिनों दे रखी थी। हाँ, तो इन सब से ये प्रमाणित हो जाता है, कौटिल्य का स्वामी निरंकुश नहीं हो सकता। अच्छा, भ्रष्टाचार के कई रूपों की बात की गई है इसमें। बड़ा आपको हंसी आएगी सुनकर कि किसे किसे भ्रष्टाचार बोला गया है। जैसे मान लीजिए आप सरकारी कर्मचारी हैं, हाँ, राजस्व के क्षेत्र में आप काम करते हैं, नितिन, राजस्व के क्षेत्र में आपका काम है टैक्स वसूलना। आपको मालूम है कि यहां से टैक्स तो मिल ही जाता है, ऐसा है, चल के वसूल लेंगे लेंगे। इस इलाके में कुल 10 व्यवसायी ऐसे हैं जिनसे नियमित टैक्स आता है, और लगभग इतना तो आता ही है। अब पता चला कि वहां विजिट नहीं किए, लोगों से टैक्स नहीं वसूले, लेकिन वही खाते में अपडेट कर दिया, यहाँ टैक्स वसूल लिया गया। कौटिल्य इसको भ्रष्टाचार कहते हैं। अच्छा, मान लीजिए टैक्स आपसे ले लिया गया, लेकिन वही खाते में देना एंड देयर अपडेट नहीं किया गया, कहा गया कि चलो हफ्ते भर बात कर लेंगे। इसे भी कौटिल्य ने क्या कहा? भ्रष्टाचार कहा। तो भ्रष्टाचार के संदर्भ में व्यापक बातें की गई है। हाँ, संसद का विशेषाधिकार नहीं, नहीं, विशेषाधिकार नहीं, ये तो संवैधानिक प्रावधान है। ये संविधान में बिल्कुल स्थापित व्यवस्था है, कासिम। चलो, अब मैं उम्मीद करता हूं कौटिल्य के राज्य सिद्धांत के अंदर आप सब लोग कहां तक पढ़ चुके? मतलब आंतरिक शासन प्रशासन के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया। कुल कितने फैसेट पढ़ लिया? राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, प्रजापालक राजा की अवधारणा, भ्रष्टाचार पर कौटिल्य के विचार। ईमानदारी से बताइए, ये सारी चीजें आप समझ पाए कि नहीं?
क्योंकि फिर मैं संक्षेप में इसे डिक्टेट कराऊंगा, और डिक्टेशन के लिए जैसा मैं कहता हूं इस पैटर्न को आपको फॉलो करना है, वही करेंगे। मतलब जहां तक समझाया जा चुका है आपने अपनी नोटबुक में लिखा होगा, है ना। अब आपको क्या करना है, जहां तक लिख रखे हैं उसके नीचे ऐसी ही एक लाइन खींचेंगे। मतलब इस क्लास में लगभग 40-50 बार ये बात मैं बता चुका हूं, बट चूंकि कुछ बच्चे नए जुड़ते हैं उनको भी मालूम चले इसलिए बता रहा हूं। यहां आपने लाइन खींच दिया, अब जब लिखवाऊंगा तो यहीं से आप फेयर वर्क करना शुरू कर देंगे। ठीक है अभिषेक? हाँ, अब ये तो साफ साफ भ्रष्टाचार दिख रहा है भाई। टैक्स का अमाउंट मान लीजिए जितना होना चाहिए उससे ज्यादा अगर आपने कलेक्ट कर लिया तो ऑब्वियस सी बात है आपने उगाही की। हाँ, तो डिक्टेशन के दौरान हम हेडिंग तो आपको बताते ही हैं, इसे हेडिंग डाल लीजिए, कौटिल्य का सप्तांग राज्य सिद्धांत, है ना। अब जितना बोर्ड वर्क किए हैं वो सारी चीजें चाहें तो उसके आधार पर भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको किसी तरह की असुविधा ना हो इसलिए आराम आराम से समझाने के बाद भी मैं लिखवा देता हूं। और ये जरूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं ना जिन्होंने पहली बार ही पॉलिटिकल साइंस पढ़ना शुरू किया, तो क्लास ऐसे ही चलती है। हमारे सामने टेली प्रॉम्प्टर थोड़ी है कि सामने शब्द निकल रहे हैं और हम उसे पढ़ते जा रहे हैं पूरे जोश खरोश के साथ। क्लास वैसे नहीं होती, है ना। सप्तांग राज्य सिद्धांत। अभिषेक करें न्यायपालिका नहीं थी क्या? जाहिर सी बात है राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी ना, तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था में हाँ किंग इज द लॉ लिख लीजिए, सप्तांग राज्य सिद्धांत। इसके अंदर लिखेंगे कौटिल्य ने राज्य को कौटिल्य ने राज्य को 7 अंगों से युक्त कौटिल्य ने राज्य को 7 अंगों से युक्त संस्था माना है, 7 अंगों से युक्त संस्था माना है, जिसे जिसे सप्तांग राज्य सिद्धांत कहते हैं, जिसे सप्तांग राज्य सिद्धांत कहते हैं। जिसे सप्तांग राज्य सिद्धांत कहते हैं। कौटिल्य ने सामाजिक समझौते के द्वारा कौटिल्य ने सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य की उत्पत्ति का वर्णन किया है। और यही नीचे लिख लीजिए ब्रैकेट में नोट करके, जबकि मनु ने जबकि मनु ने राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में दैवीय उत्पत्ति की अवधारणा प्रस्तुत। जबकि मनु ने राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में दैवीय उत्पत्ति की अवधारणा प्रस्तुत की। कौटिल्य तथा मनु दोनों ने कौटिल्य तथा मनु दोनों ने
कौटिल्य तथा मनु दोनों ने राज्य पूर्व अवस्था यानी राज्य पूर्व अवस्था यानी राज्य की उत्पत्ति से पहले की अवस्था को राज्य पूर्व अवस्था यानी राज्य की उत्पत्ति से पहले की अवस्था को अराजक अवस्था माना है। कौटिल्य के अनुसार कौटिल्य के अनुसार जब लोग अराजकता से त्रस्त हो गए, जब लोग अराजकता से त्रस्त हो गए यानी ऊब गए, तब उन्होंने आपस में सामाजिक समझौता किया। तब उन्होंने आपस में सामाजिक समझौता किया। राहुल, सलोनी, तब उन्होंने आपस में सामाजिक समझौता किया और उसी समझौते से राज्य तथा राजा की उत्पत्ति हुई। समझौते के परिणाम स्वरूप जिस राज्य की उत्पत्ति हुई, समझौते के परिणाम स्वरूप जिस राज्य की उत्पत्ति हुई वह 7 अंगों से युक्त था। वह 7 अंगों से युक्त था। फिर से सुन लीजिए। समझौते के परिणाम स्वरूप जिस राज्य की उत्पत्ति हुई वह 7 अंगों से युक्त था, इसलिए उसे सप्तांग राज्य कहा गया। राज्य के 7 अंग, राज्य के 7 अंग इस प्रकार हैं। एक बार 7 का नाम लिख लीजिए। लिखा भी होगा आपने रफ वर्क में, मैं फिर से बोल दे रहा हूं। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड तथा मित्र। ध्यातव्य है, ध्यातव्य है राज्य का प्रत्येक पूर्ववर्ती अंग, पूर्ववर्ती मतलब पहले वाला, जैसे स्वामी, राज्य का प्रत्येक पूर्ववर्ती अंग उत्तरवर्ती अंग की तुलना में महत्वपूर्ण माना गया। राज्य का प्रत्येक पूर्ववर्ती अंग उत्तरवर्ती अंग की तुलना में महत्वपूर्ण माना गया। ये स्टेटमेंट समझ पा रहे हैं कि नहीं? पूर्ववर्ती मतलब जो पहले आया, यानी बाद वाले अंगों की तुलना में पहले वाले अंग महत्वपूर्ण माने गए। इस लिहाज से स्वामी को यानी शासक को, इस लिहाज से स्वामी को यानी शासक को सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग माना गया। अर्थशास्त्र में स्वामी को धर्म प्रवर्तक कहा गया है। अर्थशास्त्र में स्वामी को धर्म प्रवर्तक कहा गया है, यानी
सामाजिक आचरणों व नियमों को लागू करने वाला, सामाजिक आचरणों व नियमों को लागू करने वाला। अर्थशास्त्र में स्वामी को बेहद ताकतवर बनाकर प्रस्तुत किया गया है। ताकतवर, पावरफुल, बेहद ताकतवर बनाकर प्रस्तुत किया गया है। यानी यानी उसकी दंड शक्ति को, उसकी दंड शक्ति को काफी महत्वपूर्ण बताया गया है। उसकी दंड शक्ति को काफी महत्वपूर्ण बताया गया है। यही कारण है, उसकी दंड शक्ति को काफी महत्वपूर्ण बताया गया है नितिन। यही कारण है कि वीए स्मिथ जैसे, विंसेंट आर्थर स्मिथ जैसे विचारकों ने, तो विचारक क्या, इतिहासकार कह लीजिए, वीए स्मिथ जैसे इतिहासकारों ने कौटिल्य को, वीए स्मिथ जैसे विचारकों ने कौटिल्य को प्राच्य निरंकुशतावाद का जनक माना है। कौटिल्य को प्राच्य निरंकुशतावाद का जनक माना है। हालांकि हालांकि एल वाशम इतिहासकार हैं। द वंडर दैट इज इंडिया, हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री की बुक आती है इसी टाइटल के साथ। एल वाशम, केपी जायसवाल तथा अल्टेकर जैसे इतिहासकारों ने स्मिथ जैसे इतिहासकारों की राय का खंडन करते हुए कौटिल्य के स्वामी को निरंकुश मानने से इंकार कर दिया है। निरंकुश मानने से इंकार कर दिया है। इन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र पर धर्मशास्त्र के हवाले से प्रस्तुत, अर्थशास्त्र पर धर्मशास्त्र के हवाले से प्रस्तुत सांस्कृतिक सामाजिक आचरण संहिता का, सांस्कृतिक सामाजिक आचरण संहिता का पूर्ण प्रभाव है। अर्थशास्त्र ने धर्मशास्त्र में वर्णित, अर्थशास्त्र ने धर्मशास्त्र में वर्णित आचरण के नियमों का खंडन नहीं किया है। लिहाजा ये नियम कौटिल्य के स्वामी पर भी लागू होते हैं। आचरण के नियमों का खंडन नहीं किया है, लिहाजा ये नियम कौटिल्य के स्वामी पर भी लागू होते हैं।
अल्टेकर महोदय ने यह बताया है, अल्टेकर महोदय ने यह बताया है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजा के लिए उत्तम दिनचर्या तथा उत्तम दिनचर्या तथा उत्तम शिक्षा का विस्तार से वर्णन किया गया है। जिसे अपनाने वाला शासक कभी निरंकुश हो ही नहीं सकता। जिसे अपनाने वाला शासक कभी निरंकुश हो ही नहीं सकता। अर्थशास्त्र में प्रजापालक राजा के आदर्श को प्रकट किया गया है। अर्थशास्त्र में प्रजापालक राजा के आदर्श को प्रकट किया गया है, जो इस मान्यता में विश्वास रखता था, जो इस मान्यता में विश्वास रखता था कि, अब की के बाद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख लेंगे, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है तथा प्रजा के हित में ही राजा का हित है। केपी जायसवाल के अनुसार, केपी जायसवाल इतिहासकार हैं, केपी जायसवाल के अनुसार कौटिल्य के स्वामी के ऊपर मंत्रिपरिषद का नियंत्रण हुआ करता था। कौटिल्य के स्वामी पर मंत्रिपरिषद का नियंत्रण हुआ करता था। जायसवाल महोदय ने मौर्यकालीन मंत्रिपरिषद की तुलना आधुनिक ब्रितानी मंत्रिपरिषद से की है। ब्रितानी मतलब ब्रिटिश, आधुनिक ब्रितानी मंत्रिपरिषद से की है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राजा के कार्यों को योगक्षेम के रूप में प्रस्तुत किया है। योगक्षेम के रूप में प्रस्तुत किया है। योग के माध्यम से
योग के माध्यम से उन्होंने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रकट की है। योग के माध्यम से उन्होंने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रकट की है। जबकि क्षेम के माध्यम से कानून व्यवस्था के कुशल क्रियान्वयन पर बल दिया है। इसके अलावे अर्थशास्त्र में राज्य के कार्य काफी व्यापक बताया गया है। राज्य के कार्य काफी व्यापक बताए गए हैं, जिससे कोई प्रजापालक राजा ही अंजाम दे सकता है। जिसे कोई प्रजापालक राजा ही अंजाम दे सकता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से सुस्पष्ट रूप से कल्याणकारी राज्य की झलक मिलती है। रवि, अभी डिक्टेशन पूरा करा लूं, फिर मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आऊंगा। अर्थशास्त्र में राजा के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख है। अर्थशास्त्र में राजा के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख है, जो इस प्रकार है के बाद डैश लगाएंगे और पॉइंट वाइज लिख लीजिए। पॉइंट नंबर 1, कानून व्यवस्था का कुशल कार्यान्वयन। कानून व्यवस्था का कुशल कार्यान्वयन प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कानून व्यवस्था का कुशल संचालन, जिससे प्रजा के जान माल की रक्षा हो सके। दूसरा कार्य, सेकेंड पॉइंट, उद्योग, कृषि, खनन, उद्योग, कृषि, खनन इत्यादि का विकास करना, जिससे प्रजा का जीवन स्तर उठ सके, प्रजा का जीवन स्तर समृद्ध हो सके। नेक्स्ट पॉइंट, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना, जिससे राज्य के कर्मचारियों के शोषण से
भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना, जिससे राज्य के कर्मचारियों के शोषण से प्रजा की रक्षा की जा सके। प्रजा की रक्षा की जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, अर्थशास्त्र में प्रजा के विभिन्न वर्गों के कल्याण के निर्देश भी दिए गए हैं। अर्थशास्त्र में प्रजा के विभिन्न वर्गों के कल्याण के निर्देश भी दिए गए हैं। जैसे वृद्ध, अपंग, रोगी, वृद्ध, अपंग, रोगी, अनाथ, इत्यादि की रक्षा करना तथा उनका भरण पोषण करना। इत्यादि की रक्षा करना तथा उनका भरण पोषण करना। साथ ही साथ प्रजा के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन इत्यादि की व्यवस्था करना। नेक्स्ट पॉइंट, गर्भावस्था में स्त्रियों की देखरेख करना, देखरेख का प्रबंध करना। गर्भावस्था में स्त्रियों की देखरेख का प्रबंध करना। प्रजा के कल्याण के लिए सड़कें तथा बांध बनवाना। सड़कें तथा बांध बनवाना। वनों का संरक्षण करना। अकाल एवं दुर्भिक्ष के दौरान, दुर्भिक्ष समझ रहे हैं ना, भुखमरी, अकाल एवं दुर्भिक्ष के दौरान प्रजा को बीज एवं सामग्रियां प्रदान करना। इत्यादि। अब हेडिंग डालिए, सप्तांग राज्य बनाम सप्तांग राज्य बनाम आधुनिक राज्य। सप्तांग राज्य बनाम आधुनिक राज्य। राज्य संबंधी, इस हेडिंग के अंदर लिखिए, राज्य संबंधी कौटिल्य द्वारा प्रस्तुत प्राचीन भारतीय परिभाषा
आधुनिक राज्य की परिभाषा की तुलना में आधुनिक राज्य की परिभाषा की तुलना में अधिक व्यापक तथा तर्कसंगत है। अधिक व्यापक तथा तर्कसंगत है। कौटिल्य के राज्य सिद्धांत में कौटिल्य के राज्य सिद्धांत में आधुनिक राज्य के आधुनिक राज्य के सभी तत्व पाए जाते हैं। आधुनिक राज्य के सभी तत्व पाए जाते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे तत्व जैसे दुर्ग, कोष, दंड तथा मित्र, कुछ ऐसे तत्व जैसे दुर्ग, कोष, दंड तथा मित्र ही पाए जाते हैं जो आधुनिक राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं हैं। जो आधुनिक राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं हैं। आधुनिक राज्य सिद्धांत में राज्य के अंगों के आधुनिक राज्य सिद्धांत में राज्य के अंगों के सापेक्षिक महत्व का वर्णन नहीं किया गया है। सापेक्षिक समझ रहे हैं ना? अलग अलग अंगों का एक दूसरे के साथ संबंध कि भाई कौन अधिक महत्वपूर्ण है, कौन कम महत्वपूर्ण है। राज्य के अंगों के सापेक्षिक महत्व का वर्णन नहीं किया गया है, जबकि जबकि कौटिल्य ने सप्तांग राज्य सिद्धांत के अंतर्गत जबकि कौटिल्य ने सप्तांग राज्य सिद्धांत के अंतर्गत राज्य के अंगों के सापेक्षिक महत्व का भी वर्णन किया है और बताया है कि प्रत्येक पूर्ववर्ती अंग परवर्ती अथवा उत्तरवर्ती अंग की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होगा। प्रत्येक पूर्ववर्ती अंग यानी पहले वाला अंग उत्तरवर्ती, किसी को परवर्ती भी बोलते हैं, उत्तरवर्ती अंग की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होगा। अब हेडिंग डालिए, कौटिल्य के राज्य सिद्धांत की आलोचना। सर रवि कह रहे हैं कि सर मैं अभी लाइव में नहीं आ पा रहा हूं। मेरा क्वेश्चन ये है, कोई कुछ भी कहे, पूंजीवाद भी समाजवाद अब काफी हद तक समान हो चुका है। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब इस समय पहले वाली विचारधारा वाली बात नहीं रही है ना, तभी तो विचारधारा का अंत या इतिहास के अंत की बात की जाती है। आर्य कह रहे हैं सर मेरा 30 घंटे का
बैक लगा हुआ है और हेल्थ इशू के कारण कवर नहीं कर पा रहे हैं। अब जीने का मन नहीं कर रहा है, इतना माइंड डिस्टर्ब हो गया है। अरे भाई, 30 घंटे की क्लास की पेंडेंसी आपके जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्या? जीवन के सामने तो पूरे लाइफ के सामने पूरे जीवन भर की शिक्षा का त्याग किया जा सकता है। इतना क्यों लोड ले रहे हैं? तनाव मुक्त रहिए। इसी घंटे तो पीछे हैं, आराम आराम से कर लीजिए, है ना। स्वास्थ्य और दायित्व दोनों के बीच संतुलन बनाकर चलिए। हाँ, विद्यार्थी जीवन में पढ़ना ही आपका दायित्व है, कार्य है। लेकिन कार्य तभी करेंगे ना जब स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आर्या, इस तरह की नकारात्मक बातें नहीं सोचते। हाँ बिल्कुल शाहिद, आपने सही कहा। ये हर परीक्षा की तैयारी या कोई भी कार्य करे वो आपके लिए एक सफर ही है, यात्रा है। मजे मजे से यात्रा को तय करिए, क्या तनाव लेना है। और एक बात हमेशा अपनी जेहन में अब बैठा लेंगे, ये जो जीवन है ना, कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता। धीरज, सीधी रेखा में ये नहीं चलता, टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में ही चलता है। तो आए दिन थोड़े मोड़े उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। लेकिन जब भी उतार की स्थिति आए, कहने का मतलब कोई नकारात्मक स्थिति आए, तो बस आप ये मान लीजिए कि उसके बाद बेहद सकारात्मक स्थिति आने वाली है। अब कोई कहेगा हमारे साथ तो लंबे समय से यही चल रहा है, तो लंबे समय से यही चल रहा है तो ये मान लीजिए कि उसके बाद जब सही होगा और लंबे समय तक सही चलेगा। नीरज नीरज करें सर, नाइक्रो पॉलिटिक्स क्या होती है? नाइक्रो नहीं, माइक्रो। कई बार होता क्या है ना तौसीफ, स्टूडेंट लाइफ में खास करके जब आप एक प्रतियोगी का जीवन जी रहे होते हैं, तो कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती भी है जिससे व्यक्ति तनाव में आ जाए। प्रवचन देना बड़ा आसान होता है, जो फेस करता है वो समझता है। बट फिर भी मैं कहूंगा, जीवन में कोई भी चीज आपके जीवन से बढ़ के नहीं हो सकती। पहले जीवन है तो ही और जिम्मेदारियां है ना। इसमें डरने की क्या बात है? सिलेक्शन होगा कि नहीं, सिलेक्शन नहीं भी होगा तो भी औरों की तुलना में आप बेहतर स्थिति में रहेंगे, ये मान लीजिए। और सिलेक्शन नहीं होने के पीछे कई सारे कारण होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे होने के पीछे कारण। जो सेलेक्ट हो गया, आप ये मत समझिएगा कि वो बहुत बड़ा योग्य है। इनफैक्ट जो कम योग्य होते हैं वही सेलेक्ट होते हैं। अधिक योग्य लोग किसी न किसी रूप में फ्रस्ट्रेशन के शिकार होते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? यूपीएससी का सिलेबस वास्तव में इंटरेस्टिंग है। अगर आपने इस सिलेबस के साथ, मतलब इस पर औसत दर्जे की पकड़ बनाते हुए भी सिलेबस के साथ एक बार गो थ्रू हो गए, मैं लिख के दे दूंगा, आप में से कोई भी बेकार हो ही नहीं सकता। इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आती है। अब जैसे मान लीजिए जो लोग, चलिए अभी तो आप सिलेबस की तैयारी की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। सपोज जिन लोगों ने एक बार जनरल स्टडीज की क्लासेस पूरी कर ली है, ऑप्शनल भी पढ़ लिया, प्रीलिम्स के अंदर सीसेट भी पढ़ लिया और ठीक से पढ़ लिया कि मतलब एक सामान्य समझ विकसित हो गई। अब बताओ, यूपीएससी अपने सिलेबस के अंदर आपसे इतना कुछ पढ़वा देता है
कि हिंदुस्तान की कोई भी जनरल एग्जाम जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक ना हो, क्या उसके सिलेबस के अंदर यूपीएससी के सिलेबस से बाहर की चीजें हैं? किसी भी एग्जाम में आप देख लीजिए, एप्टीट्यूड पूछेगा, चाहे मानिए एप्टीट्यूड का यूपीएससी का जो लेवल है वो एसएससी सीजीएलई का भी नहीं है। इसको हम सही मायने में एप्टीट्यूड कहते हैं। अभी मत कहिएगा कि उसमें अरिथमेटिक के सवाल बहुत हार्ड पूछते हैं, कोई हार्ड नहीं पूछता। अगर एप्टीट्यूड पर आपने ठीक से काम किया है तो कोई मुश्किल नहीं। अभी देखो, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की वैकेंसी आई है, ईपीएफओ की। आपको नहीं लगता कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स इसमें सबसे ज्यादा मतलब मजबूत दावेदार हो सकते हैं? तो बहुत सारे ऐसे अवसर मिलते हैं। जुडिशरी वगैरह में रिव्यू ऑफिसर्स की वैकेंसी आती है, लोकसभा राज्यसभा के अंदर आती है। मतलब जो जिसको प्लान मैनर में तैयार नहीं किया जाता, लेकिन अगर एक बड़े स्तर पे यूपीएससी जैसा सिलेबस आप पढ़ चुके हैं तो ये सारी परीक्षाएं आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होती, बड़ी आसान होती है। दोनों इसी पैटर्न पे चलिए, तनाव वनाव मत लीजिए कि जीवन समाप्त करने की इच्छा हो रही है। जीवन इतना आसान है, क्यों ही त्याग देंगे। अब लिख लीजिए, कौटिल्य के राज्य सिद्धांत की आलोचना। राज्य सिद्धांत की आलोचना। पश्चिमी विचारकों ने पश्चिमी विचारकों ने कौटिल्य के ऊपर निरंकुशता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। मतलब कौटिल्य को मानते हैं कि ये निरंकुशता के समर्थक हैं, क्योंकि यथार्थवादी है ना। सेकंड पॉइंट, कौटिल्य ने कौटिल्य ने शासक को यानी स्वामी को प्रजा से अधिक महत्व दिया है। नेक्स्ट पॉइंट, मतलब नेक्स्ट पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म, कौटिल्य ने सामाजिक सांस्कृतिक परिक्षेत्र में धर्मशास्त्र की परंपरा को समर्थन दिया है। धर्मशास्त्र की परंपरा को समर्थन दिया है, जो कि जो कि कुलीनतावादी तथा विशेषाधिकारों पर आधारित व्यवस्था को मान्यता देती है। जो कि कुलीनतावादी तथा विशेषाधिकारों पर आधारित व्यवस्था को मान्यता देती है। नोट, कौटिल्य ने
भारत में सबसे पहले व्यवस्थित रूप से राज्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तथा इसके द्वारा प्रतिपादित राज्य सिद्धांत आधुनिक राज्य सिद्धांत की तुलना में आधुनिक राज्य सिद्धांत की तुलना में काफी व्यापक है। नेक्स्ट नोट 2। आधुनिक भारतीय शासन प्रणाली कौटिल्य के चिंतन से निम्नलिखित अभिप्रेरणाएं इंस्पिरेशंस निम्नलिखित अभिप्रेरणाएं ग्रहण कर सकती है। जैसे पॉइंट नंबर 1। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के तौर तरीके। विधि व्यवस्था का कुशल संचालन। हुक्मरानों का प्रजापालक दृष्टिकोण। हुक्मरान सत्ता में बैठे लोग। हुक्मरानों का प्रजापालक दृष्टिकोण। इत्यादि। तो इस तरह से हम लोगों ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित आंतरिक राज्य सिद्धांत के बारे में पढ़ लिया। आप कह लीजिए कि शासन प्रशासन के संदर्भ में हम लोगों ने पढ़ लिया शाहिद। अब इनकी जो परराष्ट्र नीति है यानी विदेश नीति, अब परराष्ट्र नीति के अंदर मंडल सिद्धांत, षाटगुण्य नीति तथा कूटनीति और फिर कौटिल्य तथा मैकियावेली की तुलना। कल हम लोग यहीं से अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज हम लोगों ने कौटिल्य के चिंतन के माध्यम से आंतरिक शासन प्रशासन के संदर्भ में इन्होंने जो चिंतन प्रस्तुत किया है उसका जायजा लिया। आपने इसे बखूबी समझा भी और डिक्टेशन भी आपने फॉलो कर लिया।
अच्छा, क्लास की टाइम कब से इंक्रीज करेंगे? क्लास की टाइम अब एक बार मैं इस संदर्भ में अपनी संबंधित टीम से बात करके फिर बताऊंगा कि कब से। मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि जब पार्ट बी में हम एंट्री करें तो वहाँ से थोड़ा टाइम बढ़ा दें, है ना। अभी 2 घंटे आप लोगों को पता ही नहीं चलता होगा, नहीं कम पड़ जा रहा है। कोई नहीं, आगे टाइम बढ़ा लेंगे। चलिए आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।